स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद Y97। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। हमने पार्टनरशिप के अकाउंट्स जाने, पार्टनरशिप डीड क्या होती है ये जाना था। अब हम देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर कह सकते हो कि साझेदार की निवृत्ति या अवकाश। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के जो दायित्व होते हैं बहुत सारे होते हैं। पहले हम देखते हैं कि साझेदार की निवृत्ति होती कैसे है। देखो, कोई फर्म है जहाँ पर साझेदार बहुत सारे हैं, तो किसी फर्म के साझेदारों में किसी साझेदार के वृद्ध होने पर या उसकी स्वयं की इच्छा से वह फर्म को छोड़ने की साझेदार से निवृत्ति कर लेते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी साझेदार हैं किसी फर्म में, उनमें से कोई एक साझेदार है जो वर्क करने के लिए ठीक नहीं है, वृद्ध हो चुका है या फिर आगे कंटिन्यू करने की उसकी इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो निवृत्ति के लिए कह सकता है। साझेदार ऐच्छिक साझेदारी से सूचना देकर साझेदारी अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत एवं अन्य साझेदारों की सहमति से अवकाश या निवृत्ति ले सकते हैं, स्वयं की इच्छा से नहीं ले सकते। जब 4 पार्टनर हैं तो चारों पार्टनर्स की अनुमति ज़रूरी होती है किसी एक साझेदार को अवकाश पर जाने के लिए। इसके अतिरिक्त साझेदार की मृत्यु होने पर भी उसे साझेदार का अवकाश ही माना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाले दायित्व क्या होते हैं। देखो, अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने की तिथि से पहले फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब इनका कहना है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले वो जो है जितने भी फर्म के कार्य हैं उनके लिए उत्तरदायी होगा। हालांकि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार शेष साझेदारों तथा तीसरे पक्षों में समझौता यानी एग्रीमेंट करके इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। ये भी एक एक्ट है, ये धारा 32 और ब्रैकेट में आप 2 मान लीजिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसकी एक धारा है 32। उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के साथ एग्रीमेंट करके इस दायित्व से मुक्त हो सकता है। ठीक है, यदि अवकाश ग्रहण करने की सूचना सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो इस स्थिति में अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार अवकाश ग्रहण करने के बाद भी फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्ष यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। ये भी पार्टनरशिप एक्ट में है 1932। ये 32 ब्रैकेट 3 की धारा के अनुसार है। देखिए, ये जो धारा है ये कुछ इस प्रकार की है। नाइनटीन 32 एक्ट है, उसकी धारा है 32। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से धारा है। ये भी भारतीय साझेदारी अधिनियम के ही एक्ट हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर आवश्यक समायोजन किया जाता है। देखो, जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश लेता है तो फर्म की पुस्तकों में लेखांकन की दृष्टि से निम्न समायोजनाएं की जाती हैं, जैसे नया अनुपात तथा लाभ प्राप्ति अनुपात, इस तरीके से। देखो, किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु पर उसके लाभ के भाग को पुराने साझेदार द्वारा बांट लिया जाता है।
यदि कोई साझेदार है या तो वो लीव पर गया है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो अन्य साझेदार होंगे, जो पुराने साझेदार होंगे, ध्यान रखना मैंने नए प्रवेश साझेदार के बारे में भी बता रखा है, इसमें बात हो रही है पुराने साझेदारों की, तो उनमें बांट लिया जाता है, जिस कारण पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में भी परिवर्तन हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है, समान अनुपात में अगर कोई चीज़ बांटी जा रही है और फिर किसी एक का हिस्सा हटा दिया जाए और फिर उस हिस्से को इंक्लूड करके अन्य पार्टनर्स में बांटा जाए, तो ऑब्वियसली उनका अनुपात पहले से चेंज हो जाएगा। ठीक है, अतः इस परिवर्तन के लिए नए लाभ हानि अनुपात की गणना की जाती है। इसमें भी दो स्थितियां होती हैं। पहली होती है कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुराने अनुपात को रखना। यदि कोई साझेदार है, अवकाश ले लिया, तो अन्य साझेदारों द्वारा अपने पुराने अनुपात की परिवर्तित, मतलब जो भी उनका पुराना अनुपात है उसको परिवर्तित नहीं किया जाता है, अर्थात उसी अनुपात में लाभ बांटना चाहते हैं जिससे वह पहले बांटते थे। ठीक है, मतलब कि मान लिया एक साझेदार गया तो अन्य साझेदार जो हैं वो पुराने अनुपात को परिवर्तित नहीं करना चाहते, अर्थात उसी अनुपात में अपने लाभ को बांटना चाहते हैं जिसमें वह पहले बांटते थे। तो नया अनुपात सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। पुराने अनुपात में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का भाग छोड़ दिया जाता है, जो शेष बचता है वह नए साझेदार का अनुपात बन जाता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के भाग को पुराने भाग में जोड़ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि किसी साझेदार के अवकाश लेने पर उसके लाभ का भाग शेष साझेदारों में से किसी एक अथवा सभी साझेदारों द्वारा क्रय कर लिया जाता है। ऐसी दशा में पुराने भाग में क्रय किया हुआ भाग जोड़ दिया जाएगा और नया अनुपात ज्ञात कर लिया जाएगा। देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हो गया आपका नया अनुपात, ये आपका नया अनुपात हो गया। भाई हिंदी पे और लिखने पर मत जाना, ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या रहेगा? पुराना अनुपात। ये रहेगा हमारा पुराना अनुपात और प्लस हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, देखो हमारा रहेगा नया अनुपात इक्वल टू पुराना अनुपात और ऐड किया जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात। ओके, आगे देखते हैं कि लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कैसे की जाती है। देखो, कोई साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर पुराने साझेदारों द्वारा उसके लाभ के हिस्से को बांट लिया जाता है। अवकाश ग्रहण करने के बाद यदि शेष साझेदारों का नया अनुपात दिया गया हो तो पुराने अनुपात को नए अनुपात में से घटाने पर जो अनुपात आता है वह लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। वहाँ पर हम क्या कर रहे थे? वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ ऐड किया था, यहाँ लेस करेंगे। लाभ प्राप्ति अनुपात केवल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब शेष साझेदारों का नया लाभ हानि अनुपात दिया गया हो। स्पष्ट रूप से लाभ प्राप्ति अनुपात ही दिया गया हो।
इसका भी फॉर्मूला होता है लाभ प्राप्ति अनुपात इक्वल टू नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ओके, देखो अब हम बात करते हैं ख्याति का लेखा। ख्याति का लेखा क्या होता है? देखो, जब अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति की राशि ज्ञात की जाती है, यह राशि उसके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो राशि होती है ख्याति की, वो साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है तथा शेष साझेदारों के लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटकर उनके पूंजी खाते में डेबिट कर दी जाती है। किसके? जो शेष साझेदार रह जाते हैं उनके खाते में डेबिट की जाती है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म की पुस्तकों में ख्याति के संबंध में निम्न प्रविष्टि की जाती है। जैसे हमारा हो गया रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जितना मुझसे ट्राई हुआ मैंने किया है। ये देखिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया है टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जो भी इसका वो बनता है, जैसे फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर एमॉन्ग रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, हम रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो गेनिंग रेशियो। ओके, आगे हम देखते हैं पुनर्मूल्यांकन पर लाभ अथवा हानि। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। देखिए, जब साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो फर्म की संपत्तियों और उसके दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इस उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता तभी खोला जाता है जब उसका उल्लेख फर्म के साझेदारी संलेख में किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ अथवा हानि को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार सहित सभी साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिए जाते हैं और संपत्तियों दायित्वों को नए मूल्य पर चिट्ठे में दिखा दिया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते को लाभ हानि समायोजन खाता भी कह सकते हैं या कहते हैं। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रविष्टियां उसी प्रकार की जाती हैं जिस प्रकार साझेदार के प्रवेश के समय की जाती हैं। प्रविष्टियां मतलब कि एंट्रीज। ठीक है, देखो, स्मारक मूल्यांकन खाता क्या होता है? यदि साझेदार संपत्तियों एवं दायित्वों को चिट्ठे में पुराने मूल्य पर ही प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में स्मारक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। यह उसी प्रकार बनाया जाएगा जैसा कि साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है। बस यहाँ यह ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो लाभ हानि समस्त साझेदारों में वितरित होता है और सेकंड पार्ट का जो लाभ हानि होगा वो चालू साझेदारों के मिड में वितरित होगा, मतलब मध्य में। ओके, एक नोट डाल लेना आप लोग इसके बारे में कि विद्वान संचिति एवं लाभ हानि के वितरण हेतु की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियां वही हैं जो नए साझेदार के प्रवेश पर की जाती हैं। ठीक, देखो, अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारों को देय राशि का निर्धारण कैसे किया जाता है?
सीधी सी बात है, कोई अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है तो उसका पूंजी खाता तैयार करके उसे दी जाने वाली राशि का निर्धारण सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अवकाश प्राप्त करने के पूंजी खाते के धनी पक्ष में निम्न प्रकार की मदों को दर्शाया जाता है। जैसे अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते, चालू खाते का प्रारंभिक जो होगा वो धनी शेष होगा। फर्म की ख्याति में भाग, संपत्तियों दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न लाभ में हिस्सा, अवकाश प्राप्त करने की तिथि तक के लाभ में हिस्से तथा संचय, संचय कोष, सामान्य संचय, अन्य अवितरित लाभों में हिस्सा, वेतन अथवा कमीशन यदि प्राप्त होते हो तो, पूंजी पर ब्याज, यदि पूंजी पर ब्याज की व्यवस्था की गई हो तब, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य में हिस्से। और अवकाश प्राप्त साझेदार के पूंजी खाते के ऋणी पक्ष में जो मदें होंगी वो होंगी पूंजी खाते, चालू खाते का प्रारंभिक जो होगा वो ऋणी शेष होगा। वहाँ पर प्रारंभिक जो था वो धनी शेष था। ठीक है। अवकाश प्राप्त साझेदार द्वारा किए गए आहरण होंगे, आहरण पर ब्याज होगा, कृत्रिम संपत्तियों के आनुपातिक भाग होंगे, संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्पन्न हानि में हिस्से। इस तरह से सभी मदों को अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में लिखने के बाद खाते का शेष निकाला जाता है, मतलब टोटल निकाला जाता है। सामान्यतः इस खाते का धनी शेष ही आता है जो अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को देय राशि के रूप में दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं होगी आपको। आगे देखिए, अवकाश प्राप्त करने वाले साझेदार को भुगतान कैसे किया जाता है। एक तो एक मुश्त भुगतान पद्धति होती है, फिर होती है किस्त पर भुगतान और होती है वार्षिक वृत्ति पर भुगतान। देखिए, पहले हम देखते हैं एक मुश्त भुगतान पद्धति है क्या। किसी साझेदार के अवकाश लेने पर उसे उस देय राशि का भुगतान करना होता है। यदि फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध न होने की दशा में शेष साझेदार बैंक अथवा अन्य किसी व्यक्ति से ऋण लेकर किसी नए साझेदार को प्रवेश देकर उससे प्राप्त पूंजी की राशि से अथवा स्वयं अतिरिक्त पूंजी लाकर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान कर देते हैं। भुगतान करने पर एक एंट्री बनती है जिसका मैं आपको बता देती हूँ। एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, विंग में आप लिख सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अगला हम देखते हैं किस्त भुगतान। देखो, जब साझेदार संस्था से भुगतान करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध नहीं कर पाते तो अन्य किसी और साधन से भी धनराशि एकत्रित नहीं होने पर वो क्या करते हैं, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुछ धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है तथा जो भी धनराशि बचती है उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है और इसका भुगतान किस्तों में कर दिया जाता है। ऋण खाते की जो धनराशि मतलब जो शेष राशि होती है उस पर प्रति वर्ष निश्चित दर से ब्याज भी दिया जाता है। ऋण खाते में से निर्धारित किस्तों का भुगतान समयांतरों पर ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। इसमें भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, जैसे अवकाश प्राप्त साझेदार की शेष धनराशि
से ऋण खाता खोलने पर जो एंट्री होगी वो होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। और जो ब्याज दे होने पर होगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जो किस्त का भुगतान करने पर एंट्री होगी वो एंट्री होगी हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर बीइंग में लिख सकते हो आप फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन पेड, ओके। अब बात आती है हमारी वार्षिक वृत्ति पद्धति पर। तो देखो, जब यहाँ पर लिखा हुआ है वार्षिक यानी ईयरली की बात हो रही है, तो वार्षिक वृत्ति पद्धति के अनुसार भुगतान तभी किया जाएगा जब इसका उल्लेख साझेदारी संलेख में लिखा गया हो। मतलब कि जब आपने पार्टनरशिप डीड तैयार की थी तो उस टाइम पर आपने मेंशन किया हो, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार एक निश्चित धनराशि का भुगतान प्रति वर्ष तब तक किया जाता है जब तक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार जीवित रहता है, ठीक। जब अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार को जो देय राशि होती है उसी वार्षिक वृत्ति उच्चन खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। देखो, इसकी भी कई सारी एंट्रीज होती हैं, मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ। जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि को वार्षिकी खाते में हस्तांतरित करने पर जो एंट्री होगी वो होगी हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और जो ब्याज देने पर होगी वो होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। और जो वार्षिक किस्त का भुगतान करने पर होगी वो होगी हमारी एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक एंट्री और की जाती है इसमें, वार्षिक खाते की धनराशि समाप्त होने से पहले साझेदार की मृत्यु हो जाने पर जो की जाती है वो होती है एन्युटी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिमाइनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ब्रैकेट में डाल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और एक होती है वार्षिक वृत्ति खाते की धनराशि समाप्त होने पर भी यदि साझेदार जीवित रहता है तो उसे किया जाने वाला जो भुगतान होगा लाभ हानि खाते में डेबिट कर दिया जाता है। तो इसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एन्युटी सस्पेंस अकाउंट, ओके। आगे देखते हैं हम साझेदार की मृत्यु। देखो, फर्म में किसी भी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर साझेदारी समाप्त हो जाती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। मृतक साझेदार के पूंजी खाते की शेष धनराशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। जो भी उसका नॉमिनी होता है उसको हैंडओवर कर दी जाती है अगर कोई पार्टनर्स आपका मर जाता है तो। साझेदार की मृत्यु हो जाने पर उसी प्रकार खाते बनाए जाते हैं तथा साझेदार की देय राशि की गणना भी उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय की जाती थी। मृतक साझेदार की देय धनराशि की गणना में निम्न राशियों को जोड़ दिया जाता है, जैसे उसके पूंजी खाते और चालू खाते का शेष, आर्थिक चिट्ठे में दर्शाए गए संचय कोष एवं लाभ हानि में उसका भाग, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ में उसका भाग तथा फर्म की ख्याति में उसका भाग और मृत्यु की तिथि तक उसकी पूंजी पर ब्याज तथा मृत्यु की तिथि तक फर्म को होने वाले लाभ में भी उसका आनुपातिक लाभ होता है। मृत्यु की तिथि तक उसके आहरण पर भी उसे ब्याज
दिया जाएगा। यदि संयुक्त जीवन बीमा कराया गया है तो उसमें मृतक साझेदार के भाग को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी। देखो, अब आपको ये तो पता ही है कि जीवन बीमा क्यों कराया जाता है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है क्या। जब फर्म द्वारा अपने समस्त साझेदारों के जीवन पर सामूहिक रूप से एक ही जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है, अब यहाँ पे सभी साझेदारों की बात हो रही है, ठीक है, तो उसे संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी कहते हैं, यानी जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी का भुगतान निम्न में से किसी एक घटना के पहले घटने पर फर्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे पॉलिसी की परिपक्वता अवधि के पूर्ण होने पर तथा किसी साझेदार की मृत्यु होने पर। देखो, जब जीवन बीमा प्रीमियम को व्यापारिक व्यय माना जाए, इस स्थिति में फर्म की पुस्तकों में संयुक्त बीमा पॉलिसी का खाता विद्यमान नहीं होता है तथा वार्षिकी प्रीमियम की राशि को व्यापारिक व्यय मानकर लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि को समस्त साझेदारी के पूंजी चालू खातों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन है, जब जीवन बीमा प्रीमियम को संपत्ति माना जाए। वहाँ पर क्या था कि व्यापारिक व्यय माना जाए, तो व्यापारिक व्यय माना जा रहा था तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या माना जा रहा है, संपत्ति माना जा रहा है, तो इस स्थिति में प्रीमियम की राशि को चुप न रह सकते, गाली दे रहे हैं वीडियो में। रोटी खाने तो वही रोटी बन गई, रोटी खा के दे रहे। आजा। सॉरी गाइस। तो मैं कहाँ पर थी, जब बीमा प्रीमियम को संपत्ति मान लिया जाए तो इस स्थिति में प्रीमियम की राशि से संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के खाते को डेबिट तथा बैंक खाते को क्रेडिट किया जाता है। इस विधि में वर्ष के अंत में समर्पण मूल्य से अधिक दिए गए प्रीमियम को हानि मानते हुए लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है तथा समर्पण मूल्य को प्रति वर्ष चिट्ठे में विनियोग के रूप में दिखाया जाएगा। बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि में समर्पण मूल्य को घटाकर शेष जो राशि होगी उसको समस्त साझेदारों के पूंजी चालू खातों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को भुगतान करने की विधि क्या होती है। देखो, सेम कंडीशन है जैसे वहाँ पर थी, या तो एक मुफ्त भुगतान कर दिया जाए या फिर उत्तराधिकारी को किस्तों में भुगतान कर दिया जाए या फिर वार्षिक रूप में भुगतान कर दिया जाए। देखो, उत्तराधिकारी को एक मुश्त भुगतान करने की कंडीशन क्या होगी, फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध हो, सेम रहेगी। अगर रोकड़ उपलब्ध होगी तो संपूर्ण धनराशि जो होगी वो नकद भुगतान कर दी जाएगी। इसकी जो ठीक है, इसकी जो एंट्री होती हैं वो होती हैं, देखो, इसकी जो पहली एंट्री होगी वो होगी डिकेज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूटर, और सेकंड जो एंट्री होगी वो होगी एक्यूटर डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक,
दूसरी कंडीशन थी हमारी साझेदार के उत्तराधिकारी को किस्तों में भुगतान। देखो, फर्म के पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ उपलब्ध नहीं होने की दशा में मृतक साझेदार के जो उत्तराधिकारी हैं, भुगतान को किस्तों के रूप में दिया जाएगा उसे। फर्म की पुस्तकों में उत्तराधिकारी का ऋण खाता खोल दिया जाएगा और इस खाते में किस्तों एवं ब्याज का लेखा उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का किया जाता है ऋण खाते में। ठीक। और लास्ट है हमारी वार्षिकी के रूप में भुगतान। देखो, मृतक के साझेदार, जो मृतक साझेदार है, उसके उत्तराधिकारी को वार्षिकी के रूप में भुगतान किया जा सकता है। इस विधि के अनुसार भुगतान करने के लिए उसी प्रकार लेखा किया जाता है जिस प्रकार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के खाते में किया जाएगा। ये सेम सिचुएशन रहती है दोनों की, या तो मृतक साझेदार को भुगतान कर रहे हैं आप, सेम कंडीशन में भुगतान करेंगे, या फिर उसके उत्तराधिकारी को कर रहे हैं तब भी सेम कंडीशन रहेगी भुगतान करने की। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।